क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट करी थी हमने। क्लाइमेटोलॉजी आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं पूछना चाहूँगी आंचल आपसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जो एयर है उसमें कितना परसेंटेज कंटेन करती है। ठीक है योगेश, आप बताएंगे कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो आपकी बिना देखे ऑक्सीजन है वो कितना परसेंटेज कंटेन करती है। ठीक है, आर्गन कितना करती है, पता नहीं, किसको पता होगा। 0.93। उसके बाद हमने स्टार्ट करा था क्या, आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में हमने एक लेयर पढ़ी है फिलहाल थोड़ी बहुत, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर मैं आपको बता चुकी हूँ कि एटमॉस्फेयर में जैसे आपके अर्थ के इंटीरियर में कुछ लेयर्स पाई जाती हैं, वैसे ही आपके अर्थ के ऊपर के एटमॉस्फेयर में भी काफ़ी लेयर्स पाई जाती है, जिसमें सबसे पहली आती है ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद आती है स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कुछ इस तरीके से, ये आपका क्या है, इक्वेटर, ये हैं आपके पोल्स। तो यहाँ से कुछ 18 इक्वेटर से कुछ 18 किलोमीटर तक जो है वो आपको देखने को मिलता है क्या, ट्रोपोस्फेयर, और यहाँ से कुछ 8 किलोमीटर आपको देखने को मिलता है ट्रोपोस्फेयर। पोल्स पे 8 किलोमीटर और इक्वेटर पे 18। क्यों है ऐसा कि यहाँ पे ये एक्सपैंड कर गया और यहाँ पे उतना एक्सपैंड नहीं कर पाया। दो रीजंस बताए थे मैंने आपको, एक तो कन्वेक्शनल करंट्स, क्योंकि इक्वेटर के पास आपको हीट ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसके कारण यहाँ की जो गैसेज है वो राइज करेंगी, जिसकी वजह से ट्रोपोस्फेयर यहाँ पे एक्सपेंडेड होगा। यहाँ पे ठंड होने के कारण उतना सूरज नहीं पहुँच पाता, यहाँ पे लाइट नहीं पहुँच पाती है, जिसके कारण यहाँ क्या रहेगा, ठंड रहेगी। ठंड में कॉन्ट्रैक्शन रहेगा, उसको तो कन्वेक्शनल करंट्स देखने को नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से यहाँ का जो गैसेज हैं वो एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे और ट्रोपोस्फेयर कम आपको थोड़ा थिन देखने को मिलेगा। ठीक है, यही है। उसके बाद एक और आपको मैंने दिया था इसमें रीज़न, वो जो कि था ग्रेविटेशन का, कि इक्वेटर जो है वहाँ का जो डायमीटर है वो ज़्यादा होता है, जिसके कारण ग्रेविटी जो है वो उधर कम पाई जाती है। पोल से, सेंटर से पोल्स तक देखा जाए तो रेडियस जो है वो कम है एज कम्पेयर टू इक्वेटर पे, जिसके कारण आपको ग्रेविटी जो है पोल्स पे ज़्यादा देखने को मिलती है। ये भी एक कारण रहेगा कि ये ग्रेविटी की वजह से गैसेस खिंच रही हैं। क्लियर है मेरी बात। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि नीचे से जब हम ऊपर जाएंगे, मतलब यहाँ नीचे से ऊपर ऐसे जा रहे हैं, तो क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज। मैंने आपको कई एग्जांपल दिए थे कि अफ्रीका जो कि काफ़ी गर्म कॉन्टिनेंट है, वहाँ पे एक कुछ ऐसे माउंटेन्स हैं, ऊंचे माउंटेन, जिन्हें जैसे एग्जांपल दिया था किलिमंजारो का, जहाँ पे कि क्या देखने को मिलता है आपको, बर्फ़ देखने को मिलती है ना, और काफ़ी ऊंची चोटी है, काफ़ी ठंड देखने को मिलती है। एग्जाम्पल यही ले लो आप कि अगर इंडिया भी है इवन, तो इंडिया में अगर यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, हिमालयाज, तो इसी साइड कहीं थोड़ा बहुत रेगिस्तान भी देखने को मिलता है, समझ रहे हो। तो अगर लैटिट्यूड ही मैटर करता होता कि इंडिया में तो सूरज आ रहा है तो इधर तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे अगर डेजर्ट है तो यहाँ पे डेजर्ट होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ आपको हिमालयाज मिलते हैं। हिमालयाज क्या है, क्यों मिलते हैं यहाँ पे, हिमालयाज क्यों मिलते हैं वो तो आपको पता है, लेकिन यहाँ पे आपको काफ़ी बर्फीले पर्वत देखने को मिलेंगे ना, एज कम्पेयर टू राजस्थान और इनके मिलेंगे ना। अगर ऐसा होता कि सिर्फ अर्थ के लैटिट्यूड ही डिसाइड करते कि जो इक्वेटर के पास वाली जगहें हैं ये यहाँ पे जो है वो आपको क्या गर्मी देखने को मिलेगी, और यहाँ पे आपको पोल्स के पास आपको क्या देखने को मिलेंगे, ग्लेशियर्स, बर्फ, ये सब है ना। अगर ऐसा होता तो यहाँ पे आपको कहीं ग्लेशियर वाले माउंटेन्स देखने को मिलते या ग्लेशियर्स देखने को मिलते, नहीं मिलते ना, लेकिन होते हैं यहाँ पे। क्यों, क्योंकि लैटिट्यूड तो मैटर करता है, एल्टीट्यूड भी मैटर करता है। समझ रहे हो मेरी बात,
समझ आ रही है मेरी बात? एल्टीट्यूड यानी कि ये अगर अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे बेशक जितनी मर्जी सूरज की किरणें पड़ रही हैं और गर्मी है, लेकिन यहाँ से अगर ऐसे ऊपर ऊंचा आएगा कोई चीज़ तो उसमें टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। अगर मैं आपको बताऊँ तो पर किलोमीटर 5 से 6 डिग्री सेल्सियस जो है वो ड्रॉप करता है, 5 से 6 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप करता है। मतलब अर्थ से जैसे हम जाते हैं ऊपर, जैसे 5 से 6 डिग्री सेल्सियस, तो 1 डिग्री क्या, सॉरी 1 किलोमीटर जाएंगे तो 5 से 6 डिग्री सेल्सियस जो है वो क्या करेगा, ड्रॉप करेगा। समझ रहे हो? 20 है अगर नीचे तो ऊपर जाते कितना हो जाएगा, 15 या 14। समझ रहे हो? समझ लो, बीच में आए भारती जी, कहाँ थे आप? लिख लो 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, यानी हर 1 किलोमीटर में कितना गिर रहा है, 6.5, 6.5, 6.5। समझ रहे हो? समझ रहे हो मेरी बात? मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? अनुभव समझ आ रही है? अगर उबासियाँ खानी बंद करो तो समझ आ रही है? मैंने कहा एनर्जी दिखाया करो, तुम्हारे चक्कर में मुझे भी नींद आती है, फिर थोड़ा एनर्जी दिखाया करो। यस मैम, हाँ अच्छा ऐसे, और थोड़ा बहुत कुछ जिज्ञासा दिखाया करो, वरना मेरे में कहाँ से एनर्जी आएगी मुझे बताओ? तुमसे ज़्यादा सुबह से उठी होती हूँ मैं, हैं? तुम तो खाना खा के चुपचाप आना ही होता है यहाँ पे, समझे? अब ये जो है ना कि जैसे 1 किलोमीटर जाते हैं वैसे 6.5 किलोमीटर, 6.5 डिग्री सेल्सियस गिर रहा है, फिर 1 किलोमीटर गए 6.5 डिग्री सेल्सियस और गिर गया। यानी कि आपको पता है कि ऊपर जाते ही क्या कर रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। मैंने आपको बताया था कितना डिक्रीज कर जाता है, यानी 18 किलोमीटर तक कितना हो जाता है, -65 डिग्री सेल्सियस। यही बताया था ना, -65 डिग्री सेल्सियस। ये जो प्रोसेस है ना, ये जो प्रोसेस है 6.5 डिग्री सेल्सियस का गिरना हर 1 किलोमीटर में, इसे कहा जाता है नॉर्मल लैप्स रेट। क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट या एनवायरमेंटल लैप्स रेट काम आएगा ये आगे। एनवायरमेंटल लैप्स रेट, समझे? समझे दोस्तों? समझ गए? ये तो पता है आपको, सारी वेदर एक्टिविटीज ट्रोपोस्फेयर में होती है, बता चुकी हूँ कल मैं आपको। अब आपको पता है, देखो थोड़ा बहुत शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव का आपको कंसेप्ट समझाती हूँ। एक सुनना मेरी बात अब ध्यान से, ठीक है? ये है आपकी अर्थ, ये है सन। सन से लगातार काफ़ी सालों से क्या आ रही हैं, किरणें। लगातार रेज आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? आती है ना, हर दिन सूरज निकलता है, अगर बादल ना हो तो, है ना? हर दिन ऑलमोस्ट मैक्सिमम टाइम सूरज देखने को मिलता है, दिन होता है सूरज निकलता है ना? तो सन से जो आने वाली किरणें है ना, ये सूरज से आने वाली किरणें, इन वेव्स को क्या कहा जाता है? शॉर्ट वेव। क्या कहा जाता है? देखो शॉर्ट वेव यानी कि शॉर्ट वेव लेंथ बेसिकली, ठीक है? देखो वेव लेंथ क्या होती है, मैं आपको बताऊं तो, जब इस तरीके की वेव होती है ना, देख लो पहले, देख लो, इस तरीके की वेव होती है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिफरेंस है ना, इसे कहा जाता है क्या? वेवलेंथ। तो जिसकी ये वेवलेंथ कम होगी, जैसे ये वेवलेंथ, एक ये वेव है, ठीक है, और एक ये वेव है, इसकी वेवलेंथ और इसकी वेवलेंथ में कंपेयर करूं तो किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है? इसकी वेवलेंथ कम है, तो ये क्या कहलाएगी? शॉर्ट वेव। समझ रहे हो मेरी बात? ये क्या कहलाएगी? शॉर्ट वेव। ये क्या कहलाएगी? लॉन्ग वेव। समझे? समझ गए? समझे अनुभव? दोबारा बताऊं? दोबारा बताऊं? बता दो। देखो मेरे बोलने का मतलब, वेव यानी कि हमेशा ऐसी होगी ना, वेव का नेचर ऐसा है ना, ऐसा है। तो एक वेव ऐसी है, एक वेव इसके मुकाबले में
ऐसी है, यानी एक बड़ी एक छोटी। अब मैं शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव क्या कह रही हूँ, मतलब वेवलेंथ जिसकी ज़्यादा होगी ना, जिसकी वेवलेंथ बड़ी होगी, वेवलेंथ यानी इस यहाँ से लेकर, ये क्रस्ट कहते हैं, यानी ये ट्रफ होते हैं, ये क्रस्ट ये ट्रफ, ये तो पता है ना, उसमें ज्योग्राफी में एंटी सिंक्लाइन और सिंक्लाइन याद है याद है ना, एंटी सिंक्लाइन और सिंक्लाइन। अब मैं ये कह रही हूँ कि ये एक क्रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट तक का जो डिस्टेंस होता है इसे वेवलेंथ कहा जाता है, समझ रहे हो। और इसका भी एक क्रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट तक का क्या है डिस्टेंस, इसे वेवलेंथ कह रहे हैं। इसके और इसके मुकाबले में किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है अनुभव, इसके और इसके मुकाबले में किसकी वेवलेंथ बड़ी है, इसकी वेवलेंथ बड़ी है ना, जिसकी बड़ी दिख रही है दैट इज लॉन्ग वेव, जिसकी छोटी दिख रही है दैट इज शॉर्ट वेव, ठीक है। दूसरा इनका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो शॉर्ट वेव्स होती है ना ये विजिबल होती हैं, क्या होती है ये, जबकि ये लॉन्ग वेव विजिबल नहीं होती है, ठीक है। और स्पीड की अगर बात करें तो स्पीड किसकी ज़्यादा होगी, शॉर्ट वेव की ज़्यादा होगी, जबकि ये बेचारा ऐसे ऐसे ठुमक ठुमक के जाएगा, ये ऐसे 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 फटाफट से चली जाएगी, ठीक है। स्पीड जो है शॉर्ट वेव की ज़्यादा है और लॉन्ग वेव की कम, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ गए, हाँ जी हाँ जी। देखो मेरी बात सुनो, आप देख पा रहे हो कि मैं आपको बता रही थी कि जो सन है उसकी जो किरणें निकलती हैं इन्हें शॉर्ट वेव कहा जाता है, ठीक है, यानी कि ये विजिबल भी रहेंगी और इनकी स्पीड भी ज़्यादा होगी, समझ रहे हो। विजिबल होती हैं, दिन को ऐसा होता है कि सूरज निकला और हमें दिख नहीं रहा है उसकी किरणें आती हुई, ऐसा होता है, नहीं होता, ऐसा नहीं होता, मतलब दिखती हैं, ठीक है। अब देखो आपकी जो अर्थ है इस पे कई करोड़ों लाखों सालों से जो है ये शॉर्ट वेव्स हिट कर रही हैं, समझ रहे हो, ये किरणें आ रही हैं। अब ऐसा होता कि एनर्जी इस पे आए जा रही है, तो आज तक ये हीट इंजन नहीं बन चुकी होती अर्थ आपकी, यानी कि एक कोई मैटर है जो कि लाखों करोड़ों सालों से क्या हो रहा है, वो किसको एक्सपोजर मिल रहा है, उसको सन का एक्सपोजर मिल रहा है। अब अगर ये जो चीज़ है अर्थ आपकी, इसको सिर्फ ये मिल ही रहा होता है, ये ठंडी नहीं हो रही तो आज तक ये हीट इंजन बन चुका होता, ठीक है। मतलब ये ठंडी भी होती है, इसमें से ये वेव्स जो हैं ये वापस भी जाती हैं, समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, समझ रहे हो। अगर ऐसा नहीं हो रहा होता तो आज पृथ्वी कितनी गर्म हो चुकी होती है ना, एक हीट इंजन बन चुकी होती। यानी कि शॉर्ट वेव्स तो आती हुई दिखती हैं, लेकिन लॉन्ग वेव्स भी होती हैं जो कि रात के टाइम पे निकलती है जब पृथ्वी को वो ठंडा करती हैं, समझ रहे हो। दिन के टाइम ये शॉर्ट वेव्स बन के आई और रात को ये लॉन्ग वेव्स बन के निकलती हैं, समझे मेरी बात, समझ रहे हो। ठंडी नहीं होती हैं, गर्म ही होती हैं, लेकिन दिखती नहीं है, वो दिखती नहीं है और स्पीड स्लो होती है उनकी, जाती है वो रात को, यानी कि रात को आपकी पृथ्वी ठंडी होती है, उसमें से ऊर्जा बाहर को जा रही है, मतलब ये हुआ वेव गर्म ही है ये, लेकिन जा रही है ना, पृथ्वी को ठंडा कर रही है, ठंडी पृथ्वी होगी इससे, ठीक है। अगर ऐसा ना हो तो पृथ्वी पे गर्मी बढ़ती जाएगी, है ना, और एक टाइम पे ये एक इंजन बन जाएगा हीट का, है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यानी कि इस अर्थ पे आती हैं सन की क्या शॉर्ट वेव, और रात के टाइम पे, नाइट के टाइम पे जो है ये निकलती हैं क्या बनके, लॉन्ग वेव्स बनके। तो रात को दिखती हैं आपको, रात को भी दिखती है लाइट की नीचे से ऊपर जा रही है, ऐसा होता है, नहीं दिखता ना, नहीं दिखता, यानी कि वो कौन सी वेव्स हैं, अनुभव को दिखती हैं, लगता है ये नेचुरल है बेटा। अगर कोई चीज़ गर्म हो रही है तो वो ठंडी भी होगी, मतलब दिन के टाइम पे अगर गर्म हो रही है तो रात को, अब रात हो गई है तो वो टाइम लेगी खुद को कूल डाउन करने का, आ रही है तो जाएगी भी वो वेव्स, ठीक है, लेकिन आई किसी और फॉर्म में थी, जा किसी और फॉर्म में रही है। रीज़न तो अब मैं क्या बताऊँ, भगवान को पूछना पड़ेगा कि ये क्यों किया भगवान, होते देते वापस जाने का रास्ता क्यों नहीं दिया। साइंटिफिक देखो ये है, साइंटिफिक नहीं है, आ रही है जा रही है, साइंटिफिक मैं रीज़न वैसे बता दूंगी आपको कि ये ट्रैप हो रही है हमारी एक्टिविटीज़ से, ठीक है। हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिसके कारण अब ये निकल नहीं पा रही है और ट्रैप हो रही है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, वो मैं बताऊंगी अभी आपको, ठीक है। अब निकल क्यों रही हैं, तो ये नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, कि शॉर्ट वेव आएंगी तो लॉन्ग वेव बन के वो जाएंगी। जैसे आपका टीवी के रिमोट्स हैं उसमें जो निकलती हैं वेव्स, ये लॉन्ग वेव्स होती हैं, समझ रहे हो, और इनकी स्पीड ज़्यादा नहीं होती है ना। तो थोड़ी देर पास तक जाओ आप चलाओ, दिखता है कि उसमें से जो वेव्स हैं वो निकल के जा रही हैं रिमोट से टीवी तक, दिखता है, नहीं दिखता ना, लॉन्ग वेव्स होती हैं वो, समझ रहे हो मेरी बात। तो ऐसी चीज़ें हैं। अब देखो मेरी बात सुनो, है फ़ोन के कैमरे की दिखती है, क्या बोल रहे हो, मैं नहीं समझ रही तुम्हें।
दिखती है? नहीं नहीं, लाइट, फ्लैश लाइट का बोल रहे हो आप? मैं तुम्हारी बातें नहीं समझ पा रही हूँ, ये साइंस से परे जा चुकी हैं, अब रहने दो, मुझे भूल जाएगा जो मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, देखो मैं ये बताने की कोशिश कर रही थी कि आपकी जो अर्थ होती है ना, आपकी जो अर्थ है, क्योंकि आपको पता है कि अर्थ में कुछ इसी एरिया में ये इक्वेटर है, तो इसी एरिया में ज़्यादातर सन की, सूरज की किरणें रहती है। कुछ आपके पोल्स के पास एरियाज़ हैं, जो लोग बेचारे वहाँ रहते हैं, उनको भी जीना है ना, उनको भी जीना है। तो इन्होंने कुछ जुगाड़ करने की कोशिश की थी, हम तो सन रेज ले ही नहीं पा रहे हैं, तो कुछ जुगाड़ करते हैं जिसकी वजह से हम भी कुछ ऐसा सिस्टम प्रिपेयर कर सके जिसकी वजह से हमें भी हीट मिल सके, है ना, कुछ ऐसा सिस्टम प्रिपेयर करते हैं। तो ये एक ग्लास का निर्माण करते हैं, किसका? एक, ठीक है, मतलब होती आती थी यहाँ भी किरणें, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं आती थी, आती थी बट बड़ी ही थोड़े टाइम के लिए, बड़ी ही थोड़े टाइम के लिए। तो इन्होंने क्या करने का सोचा, एक ग्लास बनाया जो कि शॉर्ट वेव्स को आने देता था, समझ रहे हो, शॉर्ट वेव को ये एंटर करने दे रहा था, लेकिन लॉन्ग वेव क्योंकि उनकी स्पीड भी कम है ना, तो जैसे ही लॉन्ग वेव जाने लगती थी उनको क्या कर लेता था, ये ट्रैप, समझ रहे हो, यानी शॉर्ट वेव्स को आने दे रहा है ग्लास के नीचे आने दे रहा है, लेकिन लॉन्ग वेव अब जा नहीं पा रही, यानी इस एरिया में जहाँ ये ग्लास लगाया वहाँ पे गर्मी पैदा होगी कि नहीं होगी, समझ रहे हो। ऐसी कोई सब्जी जो सिर्फ उसको लाइट भी चाहिए, हीट भी चाहिए, उसको अगर इस एरिया में लगा दिया जाए तो क्या वो सब्जी उगेगी नहीं? क्या उगेगी ना, है ना। अदरवाइज क्या हो रहा था, सिर्फ 2-3 घंटे के लिए धूप लग रही है और बाकी टाइम ठंड रह रही है, तो वो तो सर्वाइव नहीं कर पा रही है। अब इससे क्या होगा कि ये सब्जी जीवित रह पाएगी, समझ रहे हो मेरी बात, इसको अच्छा एटमॉस्फेयर मिल रहा है। बेसिकली इस जो ग्लास है ना, इसको नाम दिया गया ग्रीन हाउस। क्या दिया गया? ग्रीन हाउस, यानी कि ग्रीन हाउस ग्लास, सॉरी ग्रीन ग्लास है, ग्रीन हाउस ग्लास, ऐसा कुछ नाम दिया गया, ठीक है। अब ये ग्रीन हाउस ग्लास जो है, ऐसी ही प्रॉपर्टी हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस की होती है, समझ रहे हो मेरी बात। ऐसी प्रॉपर्टी क्या है? शॉर्ट वेव को आने देना और लॉन्ग वेव को ट्रैप कर लेना, शॉर्ट वेव को आने देना, लॉन्ग वेव को ट्रैप कर लेना। अब ऐसी एक प्रॉपर्टी जो है ऐसे दिखाती है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसकी केमिकली कुछ ऐसी बॉन्डिंग है, केमिकली इसको कुछ इस तरीके से, मतलब इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि शॉर्ट वेव जो है वो आती है और जब लॉन्ग वेव जाने लगती है तो उनको ये ट्रैप कर लेती है। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो क्या हो रहा है? समझ रहे हो मोनिका? ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है ना, तो इन गैसेस को क्या नाम दिया जाता है? ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस, अब समझ आया ग्रीन हाउस गैसेस क्यों कहा जाता है इन्हें? समझ आया? एक तो नाम वहां से उठाया गया, अब ग्रीन हाउस गैसेस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके पास प्रॉपर्टी है किसकी? ग्रीन हाउस ग्लास जैसी, ठीक है। अब देखो कैसे ये ग्लोबल वार्मिंग को इफेक्ट कर रहा है। अब अर्थ पे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल लेवल पे थी, लेकिन हमने क्या किया, हमने कुछ ऑटोमोबाइल्स स्टार्ट कर दिए, है ना, कुछ ऐसी चीज़ें करना स्टार्ट कर दी जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो लेवल बढ़ता गया। भगवान ने हमें पेड़ दिए कि ठीक है मैं पेड़ दे रहा हूँ जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ने नहीं देगा, लेकिन हमने क्या किया, पेड़ कम कर दिए और खुद ज़्यादा हो गए और भी ऐसी चीज़ें बना दी जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है, समझ रहे हो। अब यानी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बढ़ चुका है, जिसके कारण क्या हो क्या रहा है कि ग्रीन हाउस जो है, ये ग्रीन हाउस गैस जो है ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर इकट्ठा कर रही है, जिसके कारण अब आपको नहीं लगता कि ये पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है, जहाँ जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा हीट बना देगी बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी। ये क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग वेव्स को ट्रैप कर लेगी, जाने नहीं देगी, यानी धरती को ठंडा उतना होने का मौका नहीं दे रही है, समझ रहे हो। जिसके कारण हो क्या रहा है, ग्लोबल वार्मिंग आपको देखने को मिल रही है। समझ गए मेरी बात? समझे भारती जी? समझ गए कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है? समझ गए। अब दूसरी बात मैंने आपको ये भी तो बताई थी कि मैंने आपको कहा था ना कि जो भारी वाली गैसेस होंगी ना वो आपके अर्थ के ट्रोपोस्फेयर में ही आपको दिखेंगी, ठीक है, ज़्यादा गैसेज और भारी गैसेज। उसके बाद गैसेज का अमाउंट कम होता जाएगा, बताया था ना मैंने आपको, बताया था। भारी चीज़ आपको यही देखने को मिलेगी, जो हल्की होगी वो थोड़ी बाहर की तरफ होगी, समझ रहे हो। तो ज़्यादातर गैसेज ट्रोपोस्फेयर में ही है। कार्बन डाइऑक्साइड आपको ज़्यादा हो सकता है अगर कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर होती, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हैवी गैस है। अगर ऐसा होता कि हीलियम की ऐसी प्रॉपर्टी होती, हाइड्रोजन की ऐसी प्रॉपर्टी होती ग्रीन हाउस वाली, तो हो सकता है कि ये जो है ग्रीन हाउस वाली चीज़ें ये ऊपर भी होती है आपके बिल्कुल किसी और
लेयर में भी, लेकिन क्योंकि ट्रोपोस्फेयर ही हमारा सबसे पहली लेयर है और वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है क्योंकि हैवी गैस है, तो ये जो है ये क्या कॉज कर रही है यहाँ पे, ग्लोबल वार्मिंग। और इसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए, पेड़ ज़्यादा लगाने पड़ेंगे ताकि बैलेंस आउट हो जाए ना, ज़्यादा पेड़ और ऐसी एक्टिविटीज़ कम जिनके कारण कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन होता है या मीथेन का इमिशन होता है। बड़ी सारी वो है ऐसी आपकी, क्या कहते हैं उन्हें, ठीक है भाई, क्लियर है, अनुभव समझ आया? सेकंड पेज उड़ गया क्या कहीं? हाँ ठीक है भाई, क्लियर है मेरी बात? इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? लिख लो ग्रीन हाउस गैसेस के नाम लिख लो कुछ कुछ। एक तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड लिख लो, ग्रीन हाउस गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने बताना है, खा जाऊँ? जाओ, तो फिर क्लास कौन लगाएगा? मैम आज मीटिंग थी ना हमारी, IAS ऑफिसर, तो तब मीटिंग कौन सी आपकी, क्या मीटिंग? मैम वो कैसे उन्होंने बताया। नहीं मतलब आप कोई कुछ ज्वाइन कर रखा है आपने? हाँ जी मैम, ऐसे था ना, बोला कि बच्चे ऐसे बोल दो जी। आईएएस ऑफिसर के साथ कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनसे कि उन्होंने अपनी कैसे तैयारी की? कैसे तैयारी की उस बारे में बोला था नहीं, ज़्यादातर जैसे सोचते हैं कि बीए वाले बच्चे इस तरफ होते हैं, तो साइंस वाले सोचते हैं कि साइंस की तरफ ही जाए। साइंस मेडिकल वो तो फिर वॉलंटरली आए होंगे ना, जैसे टीचर ने स्पेशली नहीं बोला होगा कि बोला है तुम लोगों को, बोला भी होगा तो मैथ वालों को नहीं बोला होगा हो सकता है। अच्छा हाँ, कौन से आईएएस ऑफिसर आ रहे हैं आज? ईशान जायसवाल, कहाँ से हैं? ठीक है, जाओ करो। क्या ही पूछ लोगे वैसे तो यार आजकल। अच्छा मतलब वो आप पूछ चुके हो, वो मीटिंग अटेंड करके आ रहे हो आप अभी? क्या पूछा आपने उनसे? आपने पूछा कुछ? क्या कितने घंटे पढ़ना चाहिए? बैकग्राउंड क्या है उनका? बीटेक? हाँ बीटेक कर रखी है। अच्छा फिर कहाँ से? आईआईटी एनआईटी से की होगी। फिर जाओ जाओ आप, फ़ोन आ रहा है, बिजी बिजी कितने हैं देखो लोग। क्लासेस तो होती रहती हैं। कहाँ पे थी ये मीटिंग, कहाँ पे थी? यहीं पे कॉलेज में ही? कॉलेज में ही थी, अच्छा ठीक है जाओ। कैसा लगा फिर? बढ़िया लगा, ठीक है जाओ। ऑब्वियसली और मैं बोलूँ आप कितना भी पूछ लो, कोई आपको क्या गाए, आजकल हर चीज़ आपको इंटरनेट पे अवेलेबल मिलती है कि क्या सिलेबस पढ़ना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये तो एक फॉर्मेलिटी होती है बस इंसान को। हाँ यहाँ पे जैसे ज़्यादा बेटर हो जाएगा कि अच्छा ये नहीं ये करना है, बट फिर वही बात है कि एक वो होता है ना, दिमाग में भी होता है कई बार कि जो बन चुके हैं क्या पता वो ज़्यादा अच्छे से बताएं, है ना। अब होता है देखो अपना अपनी चॉइसेस है, कई बार बंदे मेंटली भी सेटिस्फाई करते हैं कि अच्छा उन्होंने ऐसा बोला था, देखो वाह वाह यार क्या कोट पहन के आया, वाह ऐसी पर्सनैलिटी हो जाती है। तो उससे भी एक मतलब होता है ना कि बंदा ड्रीम लेने लग जाता है कि वाह देखो क्या सिक्योरिटी आई है इसके साथ, क्या गाड़ी आई है, हाँ हाँ हाँ, है ना। तो चलो ठीक है, बुरी बात नहीं है ये करना। तो आप में से कोई मिला है पर्सनली किसी आईएएस ऑफिसर के साथ? नहीं नहीं, चलो करना भी क्या, खुद से मिलना है एक दिन। चलो आगे।
लिखो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, लिख लिया। आगे लिखो नाइट्रस ऑक्साइड N2O, देखो यूपीएससी ड्रीम बड़े लोगों का होता है, लेकिन पूरा किसी किसी का ही होता है ये, और जो मेहनत करेगा उसका होगा। N2O, आगे ओजोन O3, ओजोन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड CO, कार्बन मोनोक्साइड CO, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेक्साफ्लोरोइथेन, हेक्साफ्लोरोइथेन, कार्बन मोनोक्साइड लिख लिया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेक्साफ्लोरोइथेन, हेक्साफ्लोरोइथेन, C2F6 है इसका फॉर्मूला, हेक्साफ्लोरोइथेन C2F6, हाइड्रोफ्यूरोकार्बन, चलो इतना काफ़ी है, ज़्यादा फ्यूरो करोगे याद तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा, इतना काफ़ी है, 2-4 आपने बस इतना याद रख लेना। इनकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं या ऐसी बॉन्ड, इस तरीके से ये केमिकली बॉन्डेड होते हैं कि ये जो एक्ट करते हैं किसकी तरह करते हैं, ग्रीन हाउस ग्लास की तरह, यानी शॉर्ट वेव को आने देंगे और लॉन्ग वेव को ट्रैप कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो ये एक रूम अगर मैं बंद कर दूं और भरा है खचाखची, ठीक है, और पंखा भी नहीं चल रहा है, थोड़ी बेशक कितनी भी ठंड क्यों ना हो, तो एक टाइम बाद आप देखोगे कि ये रूम गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आप रिलीज कर रहे हो। वो क्या कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड, जितनी भी शॉर्ट वेव है उनको तो ट्रैप किया है उसने, लेकिन लॉन्ग वेव को जाने नहीं देगी, जिसके कारण हीट बनी रहेगी। अभी गर्मी में आप देखना, ये जो पुलिस कांस्टेबल वालों का बैच है ना, यहाँ पे घुसते ही ऐसे लगता था भट्टी में घुस रहे हो आप। गर्मियों के टाइम पे ऐसे एंटर करो तो ऐसे ऐसे आती थी हवा, उसकी गर्म हवा। तो वही बात होती है। ठीक है, क्लियर है मेरी बात। चलिए अगली हेडिंग डालिए, स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर, सेकेंड लेयर इज स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर, सेकेंड हेडिंग इज स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर जो है 18 से 50 किलोमीटर तक की जाएगी ये। जैसे ये आपकी बनी थी सबसे पहली ट्रोपोस्फेयर 8, 18 है ना। अब यहाँ से 18 से कहाँ जाएगी, 50 किलोमीटर तक जो दिखेगी आपको वो होगी आपकी स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि ये वाला एरिया किसका होगा, स्ट्रेटोस्फेयर का। समझे मेरी बात, समझ गए? हाँ जी, इसमें एरोप्लेन उड़ता है, मैं बता रही हूँ अभी, रुक जाओ। स्ट्रेटोस्फेयर को दो भागों में डिवाइड करो, एक तो अपर स्ट्रेटोस्फेयर और एक तो लोअर स्ट्रेटोस्फेयर। तो जो आपके एरोप्लेन उड़ते हैं ना, एरोप्लेन्स, वो आपके यहाँ उड़ते हैं, यानी ट्रोपोस्फेयर के ठीक ऊपर लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में। समझ रहे हो क्यों उड़ते हैं, ऐसा क्या कारण होगा? हाँ, नीचे वेदरिंग एक्टिविटीज हो रही है ना, बादलों से ऊपर उड़ते हैं, मतलब ये बादलों से ऊपर उड़ते हैं ताकि बादलों में जो फ्रिक्शन होता है, उनका गरजना, ये सब इसको इफेक्ट ना कर पाए, है ना, टर्बुलेंस जिसको बोलते हैं वो ना हो पाए। समझ गए, समझे? बारिश पड़ रही है, कुछ पड़ रही है, तो ये उससे ऊपर ही रहेंगे ताकि बारिश और ये झेल ना पाए। ठीक है, समझे मेरी बात? तो आपको यही क्वेश्चन पूछते हैं छोटे वाले पेपर में तो, कि ये एरोप्लेन जो है कहाँ उड़ेगा, कहाँ उड़ेगा, स्ट्रेटोस्फेयर में। अगर उससे भी ज़्यादा पूछा जाएगा तो लोअर स्ट्रेटोस्फेयर पूछना आप, याद रखना आप। ठीक है, यानी ये आपका 18 से लेकर 30 किलोमीटर जो है ना, ये कोई इतना सा 30 किलोमीटर यहाँ पे ये लोअर स्ट्रेटोस्फेयर है। इस एरिया में आपको देखने को मिल जाएगा क्या, एरोप्लेन। ठीक है, बाकी जो आपकी अपर स्ट्रेटोस्फेयर है ना, ये वाला अपर स्ट्रेटोस्फेयर, यहाँ पे आपको देखने को मिलती है ओजोन लेयर। क्या देखने को मिलती है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी।
क्लेमेटोलॉजी आपको समझ आ गई तो आपके मज़े मज़े हैं। जैसे फिजिकल ज्योग्राफी है, मतलब फिजिकल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी है, वैसे ही है। देखो होता क्या है, ये स्ट्रेटोस्फेयर है, ठीक है। मैंने आपको, ये ट्रोपोस्फेयर है, ये स्ट्रेटोस्फेयर है। मैंने आपको बताया है कि ज़्यादातर गैसेज जो होंगी वो कहाँ पे देखने को मिलेंगी आपको, ट्रोपोस्फेयर में ज़्यादा, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पे बिल्कुल कम होंगी, यहाँ भी देखने को मिलेगी, लेकिन एज़ कम्पेयर टू ट्रोपोस्फेयर के थोड़ी कम होंगी, है ना, कम होंगी। अब होता क्या है कि आपको पता है सन से निकल रही है यूवी रेज है ना। यूवी रेज जो होती है वो होती है यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी। जो ये यूवी सी है ना, ये काफ़ी हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं, ठीक है। होता क्या है कि अब दिन को जब ये शॉर्ट वेव बन के यूवी आया, क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को ब्रेक करेगा। अब ये ऑक्सीजन O2 किस में बदल चुका है, O+O में, समझे। कुछ आई इसको ब्रेक किया, यानी O+O बन गया, O+O बन गया, O+O बन गया। समझ रहे हो मेरी बात। यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के, O2 के, वो O में स्प्लिट हो जाएंगे। कुछ O2 भी रहेंगे लेकिन ज़्यादातर O में स्प्लिट हो जाएंगे। यानी कि UVC को इन्होंने बिजी कर दिया, यानी कि ये नीचे पहुँच ही नहीं पाएगी। समझ रहे हो आप मेरी बात, ये नीचे पहुंच नहीं पाएगी, यही बिजी कर दिया उसको, ठीक है। और होता क्या है, रात के टाइम पे क्या होता है, अब जब यूवी रेडिएशंस नहीं आ रही है, रात के टाइम पे कोई O है, कोई O2 है, कोई O है, कोई O2 है ना। ये O इसके साथ बन जाएगा जाकर, ये O इसके साथ बन जाएगा, O2+O मिलकर क्या बना देंगे, O2+O मिलकर क्या बना देंगे, O3। ऐसे करते करते यहाँ पे एक लेयर बन जाती है जिसे ओजोन लेयर कहा जाता है। समझ रहे हो मेरी बात, समझे कैसे बना ये। यूवी रेडिएशन के स्प्लिट से ऑक्सीजन क्या बन गया, O+, है ना, O बन गया, सिंगल ऑक्सीजन का, सिंगल हो गया ना ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। अब होगा क्या, बाकी की जो डबल वाले हैं वो उसके साथ चिपक जाएगा जाके रात के टाइम पे, तो यानी ओजोन लेयर बन रही है रात को, ठीक है। फिर से अगले दिन क्या होगा, सूरज निकलेगा, O3 जो बना था उसको तोड़ेगा, फिर से ये O2+O बन जाएगा, यानी कि इसको बिजी रख रहा है ये। समझे मेरी बात, समझ रहे हो। O3 लेयर जो है, ओजोन लेयर जो है, ये कहाँ देखने को मिल रही है आपको, अपर स्ट्रेटोस्फेयर में। समझ गए, अनुभव लगा पता कुछ। अब बोलते हैं ना ऐसे कि ओजोन लेयर कहाँ पे पाई जाती है, हाँ डिप्लीशन हो रहा है, तो डिप्लीशन यानी ओजोन होल बोलते हैं उसको, कि ओजोन होल। तो होल मतलब ये नहीं कि डंडा लेके कोई होल कर रहा है जाके, होल मतलब क्या हो रहा है, होल मतलब क्या हो रहा है कि जैसे O2 कहीं O, कहीं O2 कहीं O, है ना, समझ रहे हो। अब होता क्या है, हमने क्या स्टार्ट कर दिया रखना, AC, फ्रिज, जिनमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन निकलने जाके अटैच होने वाला था किसके साथ, O2 के साथ, और O3 बनाने वाला था, ये क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा या फ्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा, यानी कि अब ओजोन में डिप्लीशन हो रहा है। समझ रहे हो, डिप्लीशन यानी कहीं कहीं ओजोन लेयर ही नहीं बनेगी। कहाँ नहीं बन पाएगी, जहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन ने कब्जा कर लिया है। समझ रहे हो, इसीलिए AC, रेफ्रिजरेटर, ये सब जो है इन्हें माना जाता है कि ये जो है हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छे नहीं है। एनवायरनमेंट के लिए अच्छे क्यों नहीं है, क्योंकि क्या कर रहे हैं ये रिलीज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसके कारण ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। डिप्लीशन के कारण अब ये UVC को बिजी नहीं रख पाएंगे, जिसके कारण ये सीधे कहाँ पहुँचेगी, यहाँ से होती है अर्थ पे, और अर्थ पे अगर पहुँचती है तो दिस विल कॉज स्किन कैंसर। UVC स्किन कैंसर कॉज करती है आपको, ठीक है, क्लियर है। अब जो जो मैंने बनाया अपने दिमाग से बना लो, जहाँ जहाँ कुछ कुछ समझ आ रहा है ना, कि ऐसे एक डायग्राम कि ये बना, फिर O2 को स्प्लिट किया इसने, फिर O2 स्प्लिट होकर सिंगल O में बट गया, सिंगल O जो है वो O2 के साथ कंबाइन हो गए O3। देखो O3 जो है ना, ओजोन लेयर आपके लैंड पे, सरफेस पे भी बनती है अर्थ के, लेकिन वो मैं बताऊंगी आपको एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में कि कैसे बनती है। देख पावर नेट के बाद नहीं, उसको आई थिंक याद ही नहीं रही है, बैठी रही है वहाँ पे। एक बार मैं चेक करके आती हूँ। आपकी क्लास वहाँ थी ज्योग्राफी की, अब तो हो गई, अब रहने दो, कल से वहाँ होगी, ठीक है।
डन। तो अब साफ सुथरा डायग्राम बनाओ। ये क्लियर हो गया आपको O3 कैसे बनी, है ना। अब लैंड पे भी बनती है, कुछ पॉल्यूटेंट्स होते हैं जिनकी वजह, वो मैं आपको एनवायरमेंट इकोलॉजी में पढ़ाऊंगी कि लैंड में भी कैसे बनती है O3, ओजोन लैंड पे बनती है और वो क्या कॉज करती है। फिलहाल आप ये वाला जो एटमॉस्फेयर में पाई जाती है वो याद रखेंगे, ठीक है। तो साफ सुथरा डायग्राम बनाइए ज़रा इस तरीके से। ठीक है, डन। अपर स्ट्रेटोस्फेयर, लोअर स्ट्रेटोस्फेयर। अब देखो मेरी बात सुनो, हम क्या पढ़ते आ रहे थे अभी तक कि नीचे से एल्टीट्यूड ऊपर जाएगा तो टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यही पढ़ा हमने कि नॉर्मल लैप्स रेट जो है वो जैसे कि पर किलोमीटर 6.5 डिग्री सेल्सियस गिरने वाला है, ऐसा बोला था मैंने, ठीक है। लेकिन आप देखोगे कि ठीक है गिर रहा था ये ऊपर जाते जाते, लेकिन यहाँ क्या आ गई, ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर में हो क्या रहा है, ये बिजी रख रही है किसको, यूवीसी को, जिसकी वजह से यहाँ पे हीट जनरेट होगी कि नहीं होगी, होगी ना, जिसके कारण इस लेयर में टेम्परेचर इंक्रीज होगा ऊपर जाते, समझे। नीचे से ऊपर गए टेम्परेचर सबसे पहले डिक्रीज हुआ, फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ तो टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, ठीक है, समझे। देखो जहाँ पे आपकी ट्रोपोस्फेयर खत्म होता है और स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट होता है ना, उसे ट्रोपोपोज कहा जाता है, ठीक है, ट्रोपोपोज। ट्रोपोपोज यानी कि कहाँ पे, जहाँ पे ट्रोपोस्फेयर का एंड हो रहा है और स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट हो रहा है। ट्रोपोपोज क्यों बोला जा रहा है, वो एरिया यानी कि वो एरिया जहाँ पे अब कंडीशंस चेंज हो रही हैं, समझ रहे हो। यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक ये नीचे दिखा रही थी ना ये वाली लेयर, अब वैसी वाली कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगी, अब चेंज हो जाएगी, समझ रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा तो है नहीं कि जैसे ये लाइन जो है यहाँ ट्रोपोस्फेयर है और यहाँ स्ट्रेटोस्फेयर है ना, तो मैं ऊपर जा रही हूँ और जैसे मैं ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर पे गई तो वैसे एकदम से चेंज हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता है। आप इवन देखोगे यहाँ पे मान लो खूब सारी फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के बाद सीधा डेजर्ट नहीं आ जाता है, समझ रहे हो, सीधा डेजर्ट नहीं आता है, क्या आएंगे पहले ग्रासलैंड आएंगे, फिर ये ग्रासलैंड धीरे खत्म होते फिर बंजर भूमि आएगी, यानी कि फिर जाके आपको डेजर्ट देखने को मिलेंगे, समझे मेरी बात। हमेशा धीरे जाता है। तो ट्रोपोपोज उस पूरे एरिया को कहा गया है, वो एरिया जहाँ पे ये जो कंडीशंस है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या होते जाएंगे आपके धीरे चेंज होते जाएंगे और फिर स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट हो जाएगा, समझे मेरी बात, समझ गए। अगर बड़ा आसान पूछना होगा आपको तो यही पूछ लेंगे कि O3 कहाँ बनता है और ये एरोप्लेन्स कहाँ उड़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसका लेवल अप करना होगा तो टेम्परेचर पूछ लेंगे कि स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, तो क्या होगा, इंक्रीज होगा क्योंकि ओजोन लेयर बन रही है जिसके कारण यूवीसी वहाँ पे ट्रैप हो रही है, जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ेगा वहाँ पे। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को। अगर बात करें टेम्परेचर की तो यहाँ कितना हो गया था, -65 डिग्री, अब बढ़ेगा, ऊपर जाके बढ़ेगा, इधर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। क्या कितना हो जाता है, बढ़ा ना, -65 से 0 पे चला गया, बढ़ा ना टेम्परेचर, समझ रहे हो। अब ये जहाँ पे खत्म होगा वहाँ क्या बनेगा, स्ट्रेटोपोज, क्या बनेगा, स्ट्रेटोपोज, डन। अनुभव तो कुछ पता नहीं लग रहा है पक्का। अभी क्वेश्चन पूछूंगी मैं थोड़ी देर में, ठीक है। अगली लेयर लिखिए, मीजोस्फेयर। ये 50 से 80 तक जाएगी, यानी कि यहाँ से 0 से लेकर 18 तक ट्रोपोस्फेयर, 18 से लेकर 50 तक स्ट्रेटोस्फेयर, 50 से लेकर 80 तक मीजोस्फेयर, समझ रहे हो, 80 तक जाएगी ये।
अब देखो, जैसे कि हम पढ़ते आए हैं कि ये आपकी अर्थ है, तो अर्थ में आपके अर्थ के बिल्कुल ऊपर जो ट्रोपोस्फेयर है वहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस ज़्यादा होंगी, है ना। स्ट्रेटोस्फेयर में इससे थोड़ी कम होंगी, लेकिन होंगी। मीजोस्फेयर में होंगी लेकिन बड़ी ही कम होंगी, समझे मेरी बात। तो मीजोस्फेयर में गैसेस की कंसंट्रेशन बिल्कुल कम है, ठीक है, जिसके कारण जो तो देखो सूरज की किरणें सबसे ट्रैवल होके आएंगी ना, जिसके कारण ये कोई रेडिएशन खास ट्रैप नहीं कर पाती है, समझ रहे हो। कोई भी, जैसे उसने यूवीसी को ट्रैप कर लिया था, ये किसी भी तरह की रेडिएशन को ट्रैप नहीं कर पाएगी, जिसके कारण यहाँ पे टेम्परेचर जो है आपको बड़ा ही कम देखने को मिलेगा। इस लेयर को कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर कहा जाता है। लिखिए, दिस लेयर इज मेसोस्फेयर इज कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर। coldest layer of atmosphere. Done. Because concentration of gases is very low या very less. हाँ जी, टेम्परेचर कम, इसीलिए कोल्डेस्ट लेयर है, ठीक है। यहाँ पे -65 डिग्री सेल्सियस हो चुका था, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे -90 डिग्री सेल्सियस जाएगा काम, -90 डिग्री सेल्सियस, -90 डिग्री सेल्सियस। मुझे बताएंगे आप लोग एस्टीरॉइड क्या होता है। एस्टेरॉइड क्या होता है? किसी प्लैनेट का टुकड़ा, है ना, किसी प्लैनेट का टुकड़ा एस्टेरॉइड। मीटेरॉइड क्या होता है? मीटेरॉइड क्या होता है? उसका भी छोटा भाग, एस्टेरॉइड का भी छोटा भाग क्या कहलाएगा? मीटेरॉइड। होता क्या है, देखो इससे ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो। एक तो कोल्डेस्ट लेयर है ये, वो दूसरा आपको पूछा जा सकता है, ये जो मीटेरॉइड होता है ना, मीटेरॉइड जो धरती की तरफ आते हैं, ठीक है, धरती की तरफ आते हैं, इनमें जो फ्रिक्शन होता है ना, वो कहाँ पे होता है? इसी लेयर में, मीजोस्फेयर में। यानी कि ये आपका ट्रोपोस्फेयर, ये ट्रोपोस्फेयर, ये स्ट्रेटोस्फेयर, ये आपका मीजोस्फेयर आ रहा है। देखो फ्रिक्शन का मतलब समझते हो आप? कोई चीज़ आ रही है, अगर जैसे ये मेरा हाथ है ना, अभी इसमें हीट नहीं है, लेकिन मैं इसको ऐसे रब करूंगी, इसमें फ्रिक्शन पैदा करूंगी तो हीट आएगी। वैसे ही बेशक ये कोल्डेस्ट लेयर है, लेकिन कुछ गैसेस के मॉलिक्यूल्स, एटम्स तो होंगे ना इसमें, होंगे। उन्हीं गैसेस के मॉलिक्यूल्स और एटम से इस मीटेरॉइड का फ्रिक्शन होता है और वो पृथ्वी पे टकराने से पहले ही जल जाता है, समझ रहे हो। तो पूछा जाएगा आपको, जो मीटेरॉइड होते हैं वो कहाँ पे जल जाते हैं पहले ही, या कहाँ पे बर्न हो जाते हैं, तो कौन सी लेयर में हो जाते हैं? समझ गए? लिखो फिर। हाँ, देखो इतना कम भी नहीं है कि फ्रिक्शन ना प्रोवाइड कर सके, इतना है कि फ्रिक्शन की वजह से इसको जला दे, उसमें आग लग जाती है, जैसे आते हैं और आग लग जाती है, उसी को तो बोलते हैं, ये कौन सा वाला तारा, वही है, ठीक है, समझ गए। नीचे पहुंचेगा तो अगर जलेगा नहीं तो गर्म होके गिरेगा नीचे, ठीक है, और कुछ भी चीज़ जला सकता है नीचे आके वो, या और आएगा भी प्रेशर से। हाँ, उधर ज़्यादा जल जाएगा, लेकिन देखो पहुंच ही नहीं पाता वहाँ तक। इतना होता है कि इसीलिए क्वेश्चन ही ये बनता है कि कौन सी लेयर है जहाँ पे ये मीटेरॉइड आपके जो है वो जल जाते हैं, तो ये मेसोस्फेयर में ही जलते हैं, ठीक है। मीटेरॉइड इतना बड़ा होता भी तो नहीं है, मतलब ऐसे बोला जाता है कि डस्ट ग्रेन से थोड़ा सा बड़ा होता है, डस्ट पार्टिकल जो होता है उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, ठीक है। और अगर जले ना और सीधा धरती से आके टकराए तो उसे मीटेरॉइड कहा जाता है। एक मीटेरॉइड होता है, फिर उसको क्या कहा जाता है? मीटियोर या मीटेरॉइड। समझे? या तो आग पकड़ लेते हैं या तो फिर आग नहीं पकड़ेगा, समझ गए। आग पकड़ेगा तो यही पकड़ेगा, नहीं तो नहीं पकड़ेगा।
ठीक है भाई, क्लियर है। मीटियोर क्या होता है? क्लास कौन सी वाली? टाइम क्या हुआ है? जाओ आप लोग। हाँ जी, 2:04 हुए हैं अभी। मीटियोर क्या होता है? मीटियोर, मीटियोर लिखिए, अ स्ट्रीक ऑफ लाइट सीन, a streak of light seen when a space rock enters the atmosphere। जो स्पेस होता है ना, उसमें से कोई एटमॉस्फेयर में जब एंटर करती है ना रॉक, तो एक लाइट देखने को मिलती है आपको, वही टूटा हुआ तारा, एटमॉस्फेयर, एंड स्टार्ट्स बर्निंग अप, उसे मीटियोर कह देते हैं, इसे फॉलिंग स्टार भी कहते हैं, ये वो जो भी है, ठीक है, वही टूटा हुआ तारा जिसको देख के लोग कहते हैं कि विश पूरी हो जाती है। हुई है किसी की? बोलते हैं बस। मीटियोराइट तो वो है ना, मीटियोराइट तो वो है जो उधर जला नहीं और फिर वो थोड़ा बहुत बर्न हो गया, नीचे वो जो बचता लैंड पे गिरता है, ठीक है। मीटियोराइट वो जो जल जाए, है ना, ठीक है। तो पूछा ये जाता है मीटियोराइट कहाँ जलता है, कहाँ पे जलता है? मीजोस्फेयर में, ठीक है। अगर जला नहीं, अर्थ पे आ गया तो क्या है वो? मीटियोराइट। और एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही जो एक तरीके से जल जाए उसको मीटियोर कह देते हैं, समझ गए? ठीक है, मीटियोर लिखो, अ स्ट्रीक ऑफ लाइट सीन व्हेन अ स्पेस रॉक enters the atmosphere, when a space rock enters the atmosphere and starts burning up, लिख लो, ऑल्सो नोन एज आका, AKA बर्निंग स्टार, ये फॉलिंग स्टार लिखिए, फॉलिंग स्टार, AKA मतलब ऑल्सो नोन एज, बोलते हैं ना, जैसे छोड़ो, होता है ना किसी का पूरा नाम फिर आका करके लिखते हैं, AKA ऑल्सो नोन एज, छोटा नाम कोई ऐसे ही फालतू नाम दिया था उसको, ठीक है। फॉलिंग स्टार, थर्मोस्फेयर डाली हेडिंग, अब यहाँ तक आते आते थर्मोस्फेयर तक आते आते होगा क्या? गैस के मॉलिक्यूल्स तो भूल जाओ, कुछ गैस के एटम बचेंगे यहाँ पे, समझ रहे हो, कुछ एटम बचेंगे। अब इन एटम से जो भी एटम्स होंगे, ये मान लो ये एटम है, ये एटम है, ये एटम है, इनसे जब ये रेज स्ट्राइक करेंगी तो इनके अंदर के ये इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देगी, यानी आयंस बन जाएंगे, यहाँ के जो भी है इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे स्ट्राइक करके सन रेज जो है इधर से निकाल देंगे इनको, तो आयंस बन जाएंगे ना। थर्मोस्फेयर की पहली लेयर ही आएगी कौन सी? आयनोस्फेयर, ठीक है। आयनोस्फेयर, जैसे मान लीजिए ये आपका मीजोस्फेयर खत्म हुआ, अब ये थर्मोस्फेयर वाला एरिया है सारा का सारा, इसमें सबसे पहले यहाँ पे आयनोस्फेयर आएगा। आयनोस्फेयर कौन सा वाला? जहाँ पे थोड़े बहुत एटम्स बचे हैं और वो भी यहाँ से इन सनरेज से स्ट्राइक होके इनमें से क्या निकल आ चुके हैं? इलेक्ट्रॉन्स, यानी आयंस होते हैं ना, आयंस बोलते हैं, तो इन्हीं आयंस की वजह से इसे आयनोस्फेयर कह दिया जाता है। अब इस लेयर का कहाँ यूज किया जाता है? रेडियो सिग्नल्स भेजने के लिए, यानी यहाँ से मैं सिग्नल भेजूंगी तो इन आयन से टकरा के उस जगह जाएंगे जहाँ पे ये सिग्नल पकड़ेगा, समझ रहे हो। रेडियो आपके हो गए, आपके टीवी डिशेज होगी, वो इधर से ही पकड़ते हैं सारे के सारे सिग्नल, रेडियो फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं यहाँ से, समझ गए ना किस जगह काम आते हैं ये, ठीक है। एक्सोस्फेयर, ऊपर वाली लेयर है एक्सोस्फेयर, एक्सोस्फेयर कुछ नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस पाई जाती हैं बस, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस, ठीक है भाई, डन। आयनोस्फेयर जो है आपका 640 किलोमीटर तक पाया जाता है, यहाँ पे 640 किलोमीटर तक
उसके बाद ये कोई इसकी हद नहीं है जहाँ तक जाता है, ठीक है। एग्जोस्फेयर डन, आपका एटमॉस्फेयर कंप्लीट हो चुका है, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर कंप्लीट हो चुका है। मतलब मंडे को हम करेंगे बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक। एक बार सारा डायग्राम बनाओ, सारा डायग्राम बनाओ, शाबाश। विद आपका ये, और याद रखना टेम्परेचर, सबसे पहले टेम्परेचर डिक्रीज किया, फिर टेम्परेचर इंक्रीज किया, फिर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, अब टेम्परेचर लास्ट में थोड़ा बहुत इंक्रीज करेगा, ठीक है। डिक्रीज इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, ठीक है, मतलब वही समझ लो। अब आगे इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है, जिसकी वजह से आप लोग अर्थ पे बनने वाला विंड सिस्टम जो है ना, उसका पता कर लोगे। विंड सिस्टम समझ रहे हो, यानी कि हवाएं कहाँ पे कौन से एक तरीके से एरिया में कहाँ से कौन से डायरेक्शन में चल रही हैं, आप जहाँ रह रहे हो वहाँ पे ईस्ट की तरफ चल रही हैं या वेस्ट की तरफ चल रही हैं, फिर इन्हीं हवाओं की वजह से कैसे क्या होता है वो हमने पढ़ना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब क्लासेस स्किप मत करना आगे जो लगा रहे हैं आप लोग, ठीक है।